नौजवान साथियों, आपका शुक्रिया एक बार फिर मैं अपनी जानिब से भी करूँगा कि आप इस ख़राब मौसम में भी मुल्क में जो हालात हैं, तशवीशनाक हद जो पार कर चुके हैं और जो अब एक भयावह स्थिति मुल्क में उभर रही है, जहाँ पर जमहूरियत को पामाल करने के लिए उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है, जहाँ चंद सनअती इदारों के सरबराहों के मफादात को सामने रखकर पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं, जहाँ मज़लूमों की रिहाई पर अफसोस का इजहार और मुजरिमों के रिहाई के लिए अदालतों के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और उनको छुड़वाया जा रहा है और उनको छुड़वाकर उसका सेलिब्रेशन किया जाता है, जहाँ पर जो हमारे सिटीज़न्स हैं उनके हकूक़ पर डाका डालने के लिए, उनको शहरियत से महरूम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों हज़ारा शहरियों को घरों को उजाड़ कर उनको दरअंदाज करार दिया जा रहा है। ऐसे हालात में मुशावरत इस तशवीशनाक हालात पर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, उसको बुलाने के लिए जो आज यहाँ पर हमने आपको मदऊ किया, मुशावरत के सदर ने मदऊ किया, उससे हम अपनी बात को शेयर करेंगे आपके साथ और उम्मीद है कि आपके ज़रिए एक बड़े ऑडियंस में ये बात पहुँचेगी। हालांकि बारिश ने प्रोग्राम को थोड़ा सा ताख़ीर से करने के लिए भी मजबूर किया और जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जो मुशावरत प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 40 से 45-50 लोग आते थे, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से आज वो महदूद हो गए, 20-25 ही लोग आ पाए हैं। लेकिन जो भी आए हैं वो इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि आंधी हो या तूफ़ान हो, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी को के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए जो उनके दिलों में जज्बे हैं वो उनके लिए मुक़द्दम है। मुशावरा का दफ्तर भी एक ऐसे बिल्कुल कोने पर है जहाँ पर पहुँचना बहुत दुश्वार होता है, लेकिन आपका आना मुशावरत के लिए बड़ा बाइस इत्मीनान है। एक प्रेस नोट आपके सामने यहाँ पेश किया गया है, तफसील से उसमें जिन इशूज़ के ऊपर जिसका मैंने यहाँ पर अभी इजमाली तस्करा किया और हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद जावेद साहब ने तस्करा किया, वो तफसील से इस पर मुशावरत क्या सोचती है, क्या राय है, इस पर है। इस वक्त जो मुल्क में सबसे ज़्यादा इन इशूज़ में जो अहम बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार के ताल्लुक़ में एक्सरसाइज की है और जो अभी नया इंदिया ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में वो SIR का एक कैंपेन शुरू करेगी, वो मुल्क के करोड़ों लोगों की शहरियत को छीनने का और मुल्क में NRC लागू करने का एक नापाक मंसूबा है। जो फिस्ताई ताकतें मुल्क पर इस वक्त काबिज़ हैं और मज़ीद अपने कब्ज़े को इस्तेहकाम करना चाहती हैं, उनको मालूम है कि अगर यहाँ के महरूम तबकों के साथ जब तक डिस्क्रिमिनेटरी सलूक पॉलिसियों बनाकर नहीं तय किया जाएगा तो उनके इक़्तिदार की मजबूती जो है वो हिलती रहेगी और कभी भी इक़्तिदार से महरूम रहेंगे। इसलिए जो 1945 तक का ये जो नारा है
कि हम 2045 तक का जो नारा है कि हम 2045 तक हुकूमत करेंगे, उस नारे को, उस ख्वाब को तक़वियत पहुँचाने के लिए, उसमें रंग भरने के लिए और उसको असल में ज़मीनी सतह के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये SIR का जो पूरा स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है इलेक्टोरल उसका वोटर्स का, उसका ये कैंपेन बिहार से शुरू हुआ है, अब बंगाल में होने जा रहा है। CA के आंदोलन में 2018-19 में जो आंदोलन हुआ, उससे जो पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन हुआ था और उस कैंपेन से पूरी दुनिया ने जिसने अपनी तरफ तवज्जो किया था, उससे इस बात को इतना अंदाज़ा हो गया था कि NRC का जो ये पूरा मुद्दा है, इसको अगर हम जिस तरीके से, जिस आसानी के साथ ये उठाना चाहते थे, अगर ऐसे उठाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो अवामी तौर के ऊपर बहुत हंगामा होगा। और उस कैंपेन ने ये दिखा दिया था कि मुसलमान किसी से डरने वरने वाला नहीं। पहली बार हुकूमत 2014 के बनने के बाद ये एहसास हुआ था लोगों को कि मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ मुसलमान टारगेट नहीं है और पहले भी टारगेट नहीं थे। ये वोटर लिस्ट से जो आवाम को निकालने का पूरा खेल है, ये महरूम तबकों को वोटिंग राइट्स से महरूम करने का खेल है। और बिहार में जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल नहीं की और चाहती है कि वो हुकूमत बना ले। अफसोस का मकाम ये है कि उसकी डोली को नीतीश कुमार कहार बन के उठा रहे हैं और कहार रहता है। ये बात नीतीश कुमार की समझ में नहीं आ रही। अभी तो वो नीतीश कुमार के कंधों के ऊपर चढ़े हुए हैं और हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत करने के मज़ीद ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल जो तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी, वो ये SIR एक्सरसाइज के ख़िलाफ़ उनकी जो जद्दोजहद होनी चाहिए थी और जो मुखर आवाज़ होनी चाहिए थी, उनकी खामोशी है। तो उनकी खामोशी जो है आने वाले हिंदुस्तान में महरूम तबकों के हुकूक पर डाका ज़नी करने का एक पूरा जो प्लान चल रहा है, उस प्लान को तक़वियत पहुंचा रही है। क्या हुकूमत हासिल करना और कुछ थोड़े से वक्फे के लिए वज़ीर आला बने रहना, क्या मुल्क के अवाम के मुफादात से मुक़द्दम है? नीतीश कुमार को इस बात के ताल्लुक़ से, इस फ़िक्र के ताल्लुक़ से उनको गौर करना चाहिए। और क्या चंद्रबाबू नायडू जो पूरे खेल को देख रहे हैं, कुछ फंड सरकार से मिल जाए। चंद्रबाबू नायडू खुद एक फोर्स हैं, अभी भी फोर्स हैं आंध्रा में, सेंटर से कुछ फंड्स मिल जाएं, क्या सिर्फ इन वक्ती तौर पर फंड मिलने की वजह से जब मुल्क में वोटरों के ऊपर डाका ज़नी हो रही है, वोटों पे डाका ज़नी हो रही है, माफ़ कीजिएगा, हटा लो इसको, ये हटा लो, ये तो रहने दें। जब वोटों के ऊपर डाकाज़नी हो रही है और राहुल गांधी को, मतलब मैं ज़ाती तौर पे और शायद मुशावरत इस बात से इत्तेफाक करेंगे, मुशावरत के सर भी इत्तेफाक करेंगे कि पूरे मुल्क का ममनून होना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत के बाद जो कर्नाटका की एक असेंबली का डाटा पेश किया है, जो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है, उस एक्सपोजर के बाद कुछ बचता नहीं है। तो इन सब हालात को देख के अगर चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और हमारे नीतीश बाबू अगर खामोश हैं, तो तारीख़ उनको कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी। जो दूसरा मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का, वो भी अहम है। वो है पूरे मुल्क में
बंगाली ज़बान के बोलने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार का रवैया। आज दिल्ली पुलिस बंगाली ज़बान वालों को कहती है कि बंगाली ज़बानों को कहती है कि बांग्लादेश की ज़बान है। ये इलाकायत और इलाकाई ज़बानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है दिलों के अंदर, ये उसकी गम्माज़ी करती है। आज बंगाली ज़बान बोलने वाले असल हिंदुस्तानी बंगालियों को, शहरियों को, बंगाली शहरियों को यहाँ से आप मार मार के भगाएंगे। गुरुग्राम में 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं बेघर कर दिए गए, उनको भगा दिया गया। पुणे के अंदर एक्सरसाइज चल रही है और हिंदुत्ववादी तंजीमें जो हैं वो घर घर जाकर जहाँ बंगाली मजदूर रहते हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार खामोश है। ये महाराष्ट्र सरकार के कई शहरों, महाराष्ट्र के कई शहरों में ये कैंपेन चल रहा है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसाम के अंदर 52,000 से ज़्यादा लोगों के घरों को मस्मार कर दिया गया। और इसलिए मस्मार कर दिया गया, कहिए आप कुछ, कि वहाँ पे आप अडानी को ज़मीन देना चाहते हैं और टारगेट वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी मुसलमान हैं, आप उनको बांग्लादेशी करार देना चाहते हैं। और आप कितने हिंदुस्तान से प्रेम करते हैं इस बात से अंदाज़ा हो जाता है, और कितने बांग्लादेशियों के खिलाफ अंदाज़ा हो जाता है कि आप एक सर्कुलर जारी करते हैं कि जो हिंदू बांग्लादेशी वहाँ पर आए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ कोई एक्शन न ले, उनको आइडेंटिफाई ना करे, या आप ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हैं। ये सारी बातें बताती। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, योगी सरकार के एक अफसर ने तमाम हुकूमत के इदारों को लिखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि यादवों और मुसलमानों के पास जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को चेक किया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर ज़रा भी इस बारे में संदिग्ध हों कि भाई ये ज़मीन सरकारी, वो तो जब हंगामा हुआ तो योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कोई सरकारी अफसर बग़ैर मिनिस्टर की हिदायत के, सरकार की हिदायत के, रियासती अफसर की हिम्मत हो सकती है? ये पकड़े गए तो साहूकार बनने की कोशिश कर रहे हो, और पकड़े ना जाते तो डाकाजानी कर रहे थे तुम। तो जो मिनिस्टर, उस अफसर का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बाकायदा इसकी इंक्वायरी, मतलब सो मोटो नोटिस कोर्ट को लेना चाहिए था, इलाहाबाद हाई कोर्ट को, कि ऐसा नोटिस क्यों लिया सरकार के किसी अफसर ने। दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा, किससे कहने पे लिया गया? ये एक मामूली अफसर का ये क्या रवैया हो सकता है कि वो ऐसा गैर आईनी नोटिस निकाले जो ज़ात और मज़हब के मुखालिफ जो पूरा एक रवैया है उसको एक्सपोज करता हो? कभी नहीं हो सकता ये। तीसरी अहम बात जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो है बम्बई ब्लास्ट के 20 साल के बाद जो फैसला आया है और जिसमें सबको बेगुनाह पाया है, हाई कोर्ट ने सबको बेगुनाह पाया है, और उसके खिलाफ चार्जशीट के खिलाफ और केस के खिलाफ बड़े स्ट्रक्चर पास किए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट रातों रात चले जाते हैं, कहते हम नहीं मानेंगे इसको, और सबको मालूम है कि किस तरीके से मुसलमानों को फंसाया गया है। 15-15 साल के बाद, 20-20 साल के बाद, 18-18 साल के बाद, 10-10 साल के बाद छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए, और जवान जब हुए 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के हुए, जो 35 साल के थे, 20 साल के थे, वो जब 50-55 साल के हुए उनको छोड़ा गया है।
तो आप चले गए। लेकिन मालीगांव बम धमाके में और अजमेर बम धमाके में जो लोग हैं, अभी तो अजमेर का मुकदमा चल रहा है अजमेर शरीफ का, लेकिन मालीगांव बम धमाके में अगर सादी प्राज्ञा और कर्नल पुरोहित और दूसरे लोग हिंदुत्व के जो पूरे आइकॉन हैं, अगर वो जिम्मेदार नहीं थे तो कौन जिम्मेदार था? उन अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कहा है, जिन्होंने कमज़ोर मजबूत सबूत पेश किए वहाँ पर। और जो असल अगर ये नहीं है मुजरिम, तो मुजरिम कौन है? जो उन्होंने मुजरिम को नहीं पकड़ सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ, ऐसे NIA के अफसरान के खिलाफ सरकार इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही और क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रही? उसकी जिम्मेदारी से भागने का ये मसला नहीं है। जो मालीगांव के ताल्लुक़ से जो केस लड़ रहे थे गैर मुस्लिम वकीला, वो मुस्तकिल बराबर इस बात का खदशे का इजहार कर रहे थे कि मालीगांव के मुजरिमीन को छोड़ा जाएगा। ये फैसला आने की बात नहीं है, ये फैसला आने से पहले की बात है। अगर इस मुल्क के अंदर मजलूमों का एतमाद कानून से उठ गया तो वो दिन इस मुल्क के लिए बहुत ही स्याह दिन होगा। आप मजलूमों को मुजरिम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और मुजरिमों को छुड़वाने के लिए आप और छुड़ जाएं तो आप अपनी मुसर्रत का और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इससे स्याह दिन, इससे स्याह दौर जो है वो हिंदुस्तान की कानूनी तारीख में कभी नहीं आ सकता। ये सरकार का पूरा एक्सपोजर है कि वो किस तरीके से इस मुल्क को किस बदनीयती से चलाना चाहती, किस बदनीयती से चलाना चाहती। एक और जो अहम बात है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट के ताल्लुक़ से मुशावरत ने JPC को भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। मुशावरत ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग आई चीफ जस्टिस की कि सिर्फ 5 एप्लीकेशन को हम सुनेंगे, बाकी को हम उसी में वो कर देंगे, तो मुशावरत उसमें एक बड़ी अहम उसकी पार्टी थी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये सरकार कोई अगर बात पूछते हैं किसी से, कोई कानून या अदालत में कोई मसला होता है, आप सब वाकिफ़ हैं, तो कहते हैं साहब ये अभी कोर्ट में है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। कहते ना अमूमन लोग, अमूमन सरकार के लोग जो हैं माजी में कहते रहे हैं, अगर कोर्ट में किसी केस की समाअत हो तो कहते हैं साहब अभी कोर्ट में चल रहा है तो इस पर हम इस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, इस पर गुफ्तगू भी नहीं करेंगे। लेकिन वक्फ एक्ट जो है वो चल रहा है, अभी अदालत के ज़ेर समाअत है और आपने पोर्टल जारी कर दिया वक्फ का कि औकाफ की जायदादें इस पर रजिस्टर कराई जाए। आपके ज़रिए मैं तमाम औकाफ के ज़िम्मेदारों से, औकाफ के ज़िम्मेदारों से, मुशावरत की जानिब से मैं आपसे कहता हूँ, आपसे अपील करता हूँ कि इस बात को शामिल कीजिए कि कोई भी औकाफ का ज़िम्मेदार जो सरकारी वक्फ पोर्टल बना है वो अदालत के कार्रवाई के ख़िलाफ़ है, उस पर बिल्कुल ना जाएं, उस पर औकाफ की जायदादों का रजिस्ट्रेशन ना करें। ये अहम मामला है। ये औकाफ पे डाकाज़नी डलने का पूरा एक मंसूबे का हिस्सा है, पूरे मंसूबे का हिस्सा है। औकाफ के ताल्लुक़ से मुशावरत का एक मौक़िफ़ है, हम उस एक्ट की मुखालफत करते हैं। मुशावरत में मुखालफत की, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे मुखालफत की कि JPC में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, हमने जो है मुशावरत ने जो है वो कोर्ट में उसकी सिर्फ 5 लोगों को सुनने के लिए
उन्होंने फ़ैसला लिया, ठीक है, हम उसको उसकी हम तायीद करते हैं। तो वफ़ के ताल्लुक़ से मैंने ये बात बताई। पर्सनल बोर्ड कर रहा है, उसकी हिमायत में हम लोग करें। और पर्सनल बोर्ड ने भी हिमायत की है, इस बात की अपील की है कि औक़ाफ़ के पोर्टल के ऊपर वो ना कराए, शायद ये अपील की गई है उनकी तरफ से। तो हमेशा बड़ी तारीख़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम मुशावरत के रेजोल्यूशन से पर्सनल बोर्ड बनता है। पर्सनल बोर्ड के ख़िलाफ़ मुशावरत कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिल्लत का इदारा है। मुशावरत हमेशा पर्सनल बोर्ड को की हिमायत करती है और करती रहेगी। तो जो भी इक़दामात पर्सनल बोर्ड कर रहा है, मुशावरत उन तमाम इक़दामात के साथ है। आखिरी और अहम बात जो बहुत ही हमारे दिलों को इस वक्त गमगीन कर रही है और पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को गमगीन कर रही है, ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं। फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं, वो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है। जो गज़ा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, वो जो भी इंसानी ज़रा भी हमीयत का हामिल है उसको खून के आंसू रुला रहा है। मुशावरत फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ है। मुशावरत अक़वाम मुत्तहिदा से, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा कितनी ताकतवर है वो हम आप सब जानते हैं, लेकिन आलमी बिरादरी से ये अपील करती है कि वो ऐसे अमली इक़दामात करे जिससे वहाँ लाखों जो लोग फ़ाक़ा कशी का जो शिकार हैं उसका तदारुक हो। और मुशावरत मुस्लिम ममालिक से ये तवक्को करती है और अपील करती है कि इक़्तिसादी जो इंटरेस्ट हैं, मुफादात हैं, इक़्तिसादी मुफादात जो हैं वो इंसानियत से और इस्लाम से बढ़ के नहीं है। अगर इंसानी हमदर्दी और इस्लामी तालीमात हमारे सामने रहेंगी तो इक़्तिसादियात भी हमारी आगे बढ़ेगी। ये जो पूरा दुनिया में इक़्तिसादी मुफादात की सियासत चल रही है, अगर इक़्तिसादी मुफादात की सियासत को हमने तर्क ना किया तो आज फ़िलिस्तीन है, आज शाम है, आज यमन है, आज इराक़ है, कल दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं। ये जितनी जल्दी इस्लामी दुनिया को समझ में आ जाए उतना अच्छा है। मैं कुछ चंद बातें आपके सामने पेश की। असल बात तो हमारे सदर मुशावरत जनाब फ़िरोज़ अहमद साहब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो जो एम्फसाइज़ है चीज़ों का वो उसको एम्फसाइज़ करेंगे। मैं एक बार फिर आपका मशकूर ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पर और इस बुरे मौसम में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी जावेद साहब ने पहले ही आप लोगों को कहा कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत का फाउंडेशन डे भी है। हालांकि हम लोग फॉर्मली इस चीज़ को नहीं मनाते हैं, लेकिन चूँकि इश्यूज़ काफ़ी गंभीर इस मुल्क में होते गए हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम के लिए, तो हम लोगों ने आज का दिन चुना। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इतनी बारिश में, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप यहाँ मौजूद हैं। दैट शोज़ द सिंसियरिटी टुवर्ड्स द जर्नलिज्म एज वेल एज टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। ये जो हम देख रहे हैं अभी, हमारे नवेद भाई ने काफ़ी बातों पे, टॉपिक्स पे सभी इन्होंने रोशनी डाली है, सभी बातों को इन्होंने बखूबी आपके सामने रखा है। मजलिस मुशावरत ख़ास तौर से जिस मकसद के लिए बनी थी, जिसका नाम मुशावरत है, आप उस चीज़ को देखते हुए हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों से राय बात, लोगों से
डिस्कशन कर करके मुसलमान के मसले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करके उसका सलूशन क्या हो सकता है, हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं, या उनके प्रॉब्लम्स को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम लगातार करते रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इज़ द पिलर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी एंड ऑल बेसिकली रनिंग द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ रूल ऑफ लॉ अगर फेल कर जाए, जहाँ स्टेट खुद इन्वॉल्व हो जाए क्रिमिनल एक्ट्स में, वहाँ पे एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सा डर, एक अजीब सा भय, एक अजीब सा लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि जब रूल ऑफ लॉ, जहाँ पे हम कहते हैं जहाँ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बार हम देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे कॉमनल राइट्स हैं जो हुए हैं, एट द स्पर ऑफ मोमेंट हुए हैं, स्पॉन्टेनियसली हुए हैं, लेकिन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। स्टेट ने उसको कोशिश किया है कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, रिलीफ वर्क के लिए, लेकिन आप देखें गुजरात से लेकर करके, आसाम से लेकर करके और पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे कि आज जो हो रहा है उसमें जो साथ साथ स्टेट का जो रोल है वो बहुत ही डाउटफुल, और हम कहते हैं कि इनफैक्ट डाउटफुल ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है। आज गुजरात में आप देखेंगे जब कोर्ट लोगों को कन्विक्ट किया, लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कन्विक्शन दिया, और एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वेरियस जजमेंट्स, लाइफ कन्विक्शन मीन्स फॉर फुल लाइफ, नॉट पहले लोग कैलकुलेट कर करके हॉलीडेज़ को कैलकुलेट करके उसको 14 साल मान लेते थे, 20 साल को 14 साल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कह दिया लाइफ मीन्स लाइफ। उसके बावजूद भी गुजरात में जो कन्विक्टेड लोग थे, जो कोर्ट्स ने कन्विक्शन किया, उन लोगों को छोड़ कर करके बजाते 14 साल के बाद उनको रिलीज़ कर दिया गया, ये कह कर के साहब दे आर ए पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। आप समझिए जो जेल में है, रेप और मर्डर का चार्जेस है, and still you are releasing it because they belong to one particular community and have basically tried to target one and different weaker sections, आप उसको छोड़ रहे हैं। ये स्टेट का साफ मंशा जाहिर होता है इससे। आप उसी तरह से अभी जब इन्होंने जो कहा कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, आप जो देखा कि गुड़गांव के अंदर, आपने जो देखा आसाम के अंदर जो हो रहा है कि बांग्ला स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के एक फेथ पे जो है उसको अटैक किया जा रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसी या सरकार ऐसा कर रहा है, लेकिन साथ साथ हमारे जो लिंग्विस्टिक, जैसे बंगाल में, आज बंगाल का ये प्रॉब्लम मुसलमान का नहीं था, ये बांग्ला स्पीकिंग लोगों का प्रॉब्लम था। बंगाल के कम से कम 10 MP को जाकर के गुड़गांव के अंदर धरना देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे बंगालियों को तंग कर रहे हैं, ना कि मुसलमानों को तंग कर रहे हैं। लेकिन बंगाल का भी रिस्पांस इस पर पुअर हुआ। बंगाल को जो करना चाहिए था वो बंगाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए था, जो यहाँ मौजूद हैं, कई 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चाहते तो कहना उस चीज़ को कहना में एक इशू, नेशनल इशू बना सकते थे, लेकिन बना नहीं। और अगर नेशनल इशू बनता तो ये बात नहीं। कुछ जो पत्रकार थे, मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट ही लोग हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और जर्नलिस्ट लोगों ने इस चीज़ को सामने लाया, जो कि पूरे एक वर्ल्ड न्यूज़ बन करके कई हद तक लोगों ने कई को छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आप एक, चाहे लैंग्वेज के नाम पे, चाहे कास्ट के नाम पे, चाहे मुसलमान, आप एक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। एक तीर से 2 निशाना इनका है। वो 2 निशाना ये है कि एक तरफ तो माइनॉरिटीज़ को फियर साइकोसिस में रख कर करके, और ये OBC और दलित को टारगेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सारे दलितों का ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम करके दलित का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया, और रिजर्वेशन ख़त्म होने से आप जानते हैं कि उनकी जो बच्चों की जो अपलिफ्टमेंट हो रही थी, पढ़ रहे थे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, वो उनका ख़त्म हो गया। लेकिन अफसोस कि उन दलित के जो लीडर्स जो इस सरकार के एजेंट बन गए हैं, वो एजेंट बन कर करके इस सरकार की जो हम हामी कर रहे हैं या अपने लोगों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारी जो मजलिस मुशावरत का है कि हम किसी भी वीकर सेक्शंस के लिए, पर्टिकुलर मुसलमानों के मसले पे हम बहुत साफ़ हैं, और हम लोग इस चीज़ को, लड़ाई को, और हमारा जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, नवेद साहब ने कहा हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ बड़े जो मसाइल वो लेते हैं, उसके साथ साथ उनको चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में लीगल टीम
लीगल टीम बनाएं, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाएं, और जो प्रॉब्लम्स मुसलमानों के साथ, जिन इनोसेंट मुसलमानों को फॉल्स मुकदमे में फंसाया जाता है, उसकी लड़ाई भी करने में पर्सनल लॉ बोर्ड को लेनी चाहिए और पर्सनल लॉ बोर्ड को उसको टेकअप करना चाहिए। और तभी आप सिस्टमेटिक वे में आप लड़ सकते हैं। जब तक कि आप हिंदुस्तान में चाहे डेमोक्रेसी के मामले में या आप सेकुलरिज्म के मामले में आप तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब तक कि आप लीगल टीम एक मजबूत खड़ा नहीं करेंगे। आपको एक बहुत मजबूत लीगल टीम खड़ा करने की ज़रूरत है, और हम लोग उस पर मुशावरत ने हम लोगों ने बनाया है। इंशाल्लाह हम लोग उस पर भी काम करेंगे। हमारे जो चेयरमैन हैं मजलिस मुशावरत के लीगल सेल के एजाज़ मकबूल साहब, अच्छे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम लोग बैठ कर करके हम लोग एक कन्वेंशन भी कोशिश करेंगे कि बुलाएं, और हम लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर में हम लोग 2 दिन का कन्वेंशन बहुत ज़बरदस्त हम लोग करेंगे, पूरे नेशनल इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, और पूरे माइनॉरिटीज़ के राइट्स को जिस तरह से क्रश की जा रहे हैं उस मसाइल को सामने रखेंगे। और साथ साथ जो है हम मुसलमानों में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, हम साफ कहते हैं कि मुसलमानों में भी जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, आज हमारे बीच वो कोऑर्डिनेशन की हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो कमज़ोरी है, जो हम लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट या एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर हम उस चीज़ को मजबूती के साथ लड़ें तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं, और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम में जिस तरह से लोग जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट करना आसान नहीं होगा। हम जो फ़िलिस्तीन का जो देख रहे हैं, फ़िलिस्तीन का मसला केवल फ़िलिस्तीन और गाज़ा तक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से इस्लामाइजेशन, इस्लाम का जो फैल रहा है, इंग्लैंड में आप जाके देखिए, लोग कहते हैं कि एवरी 4th चाइल्ड जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, बॉर्न चाइल्ड, उसका नाम मुसलमान और इस्लाम से उसका जुड़ा हुआ। लोगों को ये फियर है कि ऐसा नहीं कि अगर हम इनको दबाएंगे नहीं तो ये इस्लाम अपने आप में पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन हो सकता है ये, और जिसको ये भी एक कर्व करने का एक साजिश है पूरे वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली जो लोग पावरफुल वर्ल्ड में उन लोगों का। आप एक आदमी न्यूक्लियर एक स्टेट बनाता है, न्यूक्लियर पावर है, 2 बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्या वजह है कि केवल एक मुसलमान कंट्री अगर उधर अगर अपने इंटरेस्ट में करता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर, वो कहता है कि ईरान ने साफ कहा कि वी विल नेवर एंड नेवर यूज़ द न्यूक्लियर पावर फॉर द अगेंस्ट द ह्यूमन बींग्स। तो जब वो कर रहा है रिसर्च, तो पूरे वर्ल्ड को चाहिए था, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उसको आप हर तरह से परेशान कर रहे हैं। ये मुसलमानों को, और हमारे जो अभी नवेद भाई ने कहा कि पूरे मुस्लिम ममालिकों को इस पर सोचना चाहिए, और हम लोगों को गौर करना चाहिए उनको संजीदगी के साथ कि हम लोग कैसे पूरे वर्ल्ड में अपनी जो प्रोटेक्शन मुसलमानों का है, और जो ह्यूमन राइट्स का है, जो हम ये नहीं कहते कि इस्लामिक जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, हम गाज़ा से लेकर करके पूरे हिंदुस्तान में, और अभी जो आसाम में ख़ास तौर से चल रहा है, आसाम में केवल ये मसला जो है जो अभी चल रहा है, जो देख रहे हैं आप, ये लोग अभी लोगों ने बहुत कहा कि साहब ये बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर जेल चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मास करप्शन का वहाँ पर मसला है, और उस करप्शन को छुपाने के लिए, ढकने के लिए वो मुसलमानों को तरफ डाइवर्ट कर करके और एट्रोसिटीज़ मुसलमानों को अप्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है वो मसला उनका दब जाए। अभी आपने देखा जो SIR का जो चल रहा है पूरे, मैं कहता हूँ कि अगर अभी 2014 में और 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, आपने उसी वोटर्स के मैंडेट से आप पावर में आए हैं, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि साहब आप कहते हैं कि ये डाउटफुल है। अगर डाउटफुल है तो 60 लाख वोटर्स को अगर आप वहाँ पे बिहार में बाहर करते हैं तो 60 लाख का मतलब है कम से कम 7-8 MPs तो आपके समझ लीजिए कि जाली हैं। एक कंस्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में लगभग 10 से 11, 12, 13 लाख का कंस्टिट्यूंसी होता है, तो आप उतने लोगों को वोट से बाहर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जानबूझ कर करके आपने उस वक्त ज़्यादा किया और अब आप कम कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो जेन्युइन है कि नहीं। और आज अभी आपने देखा कि जिस तरह से लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जिस तरह से हाईलाइट किया बेंगलोर का मसले को, एक चीज़ से माइन्यूटली, वो बड़ा बहुत रिसर्च, और वो उस चीज़ से पता चलता है कि पहले हम कहते थे कि साहब एक बूथ लूटा गया, पहले कहते थे साहब एक कंस्टिट्यूंसी का क्या नाम है, वोटर्स को, बूथ को लूट लिया गया। अब तो यहाँ पूरा इलेक्शन कमीशन को ही लूट लिया लोगों ने। तो इस तरह की जो इलेक्शन कमीशन का जो लूट हुआ, जो लोगों में मिसट्रस्ट हो रहा है, ये सबसे घातक है डेमोक्रेसी के लिए।
ये इससे डेमोक्रेसी का जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इससे पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि जो आप पत्रकार हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो फ्रीडम ऑफ जर्नलिस्ट है, वो फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का जो है, जर्नलिस्ट लोगों का भी जो ग्राफ है पूरे वर्ल्ड में, हमारा कहाँ आ गया नंबर में, आप खुद जान रहे हैं इस चीज़ को। तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग, उस चीज़ को लोग ये कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया का जो एक सिलसिला हिंदुस्तान में चला, जिसको पैसे से लोग कर में रिपोर्टिंग करा रहे हैं और चला रहे हैं, और बड़े बड़े जो एक न्यूट्रल, इवन जो न्यूट्रल जो लोग थे, जो प्रेस न्यूट्रल थी, बहुत NDTV बहुत अच्छा न्यूट्रल काम कर रहा था, उसको भी लोगों ने डिरेल करके किस तरह से उसको कब्ज़ा किया, आप उस चीज़ को देख रहे हैं। और आज उसकी रिपोर्टिंग और पहले की रिपोर्टिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं, तो देखते हुए हम लोग को समझना चाहिए कि, और मजलिस से और एक चीज़ हम बहुत साफ जानते हैं, जब डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म कमज़ोर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहले माइनॉरिटीज़ को होगा और उसके बाद जो है दलित और बैकवर्ड को होगा। ये जो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुशावरत, उस पर पूरी तरह से हम लोग उस रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि हमें और क्या करना चाहिए कि हम लोग अपने लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, हम आगे आ सकें, और मुशावरत को हम पूरे हिंदुस्तान में कहाँ आपने अभी 2024 से पहले हमने एक मुहिम चलाई थी मुशावरत ने, कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कई सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर करके, वायलेंस फ्री इंडिया, आप लोगों ने शायद उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। हम लोगों ने कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, दिल्ली में किया, आप लखनऊ में किया, वो वायलेंस फ्री इंडिया का प्रोग्राम हमारा बहुत, नोएडा में किया। तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और इंशाल्लाह हम लोग वायलेंस फ्री इंडिया का चेंज प्रोग्राम फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आगे इसको ले जाएं। दूसरा जो आप देखेंगे कि जो एक बात तो बहुत साफ है कि 2014 इज़ द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इन इंडिया। इसमें 2 लाख, बल्कि वो लोग कहते हैं कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड दिस इज़ I can say कि इट्स अ बेसिकली डिक्लाइन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म इन इंडिया। आप यही नहीं, आप 2014 में जिस वक्त बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, उसके बाद से 2019 में जब मेजॉरिटी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वक्फ को नहीं छुआ, वक्फ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन 2024 में इन्होंने वक्फ बिल के साथ जो छेड़छाड़ किया, वक्फ एक्ट जो लाया, ये साफ मकसद था इनको कि अपनी एक कम्युनिटी या अपना एक वजूद को बढ़ाने की कोशिश थी, और उसमें नीतीश और नायडू को इन्होंने नंगा कर दिया और उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि जिसको तुम सेकुलर समझ रहे थे, ये देख लो अंदर से हमारे साथ खड़े हैं। ये चाहते तो 2014 में भी कर सकते थे, 2019 भी कर सकते थे, लेकिन नायडू और स्पेशली नीतीश जी को बिल्कुल नंगा कर दिया कि साहब ये भी आपके नहीं हैं, ये सेकुलरिज्म के लिए नहीं है, ये हमारे साथ हैं। तो चाहे ये नवेद भाई ने कहा कि वो कुछ फ़ायदे के लिए, देखिए ये फ़ायदा नहीं होता है। मैं तो बहुत सारे आप लीडर्स को जानते हैं कि लोग जेल चले गए, आज तक सफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें 2 राय नहीं है। उसमें लालू प्रसाद यादव एक ऐसे सख्त थे जिन्होंने सब कुछ सहा, लेकिन अपनी सेकुलरिज्म से उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग थोड़े से फ़ायदे के लिए जो ये कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। आज आप देख रहे हैं कि हमारा कंट्री, चूँकि हम खुद कंट्री के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका फ़ायदा आप देख रहे हैं, ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ लागू किया, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कितने बड़े बड़े कंपनीज़ जो है यहाँ से चले गए लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स को लेकर करके। ये इससे पूरे हिंदुस्तान का, हम मजबूत, हम डेवलप्ड कंट्री तभी हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जब हम पूरे यूनाइटेड होकर के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस डोमिनेशंस, अगर हम यूनाइटेड होकर के हिंदुस्तान को चाहेंगे मजबूत करना। और ये तो आप पहले कभी सुना नहीं कि हम लोगों ने कि साहब किसी के नाम पे, किसी का दुकान है तो उससे नाम आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिखो, उसका सब कुछ, ये सारी चीज़ें आप एक तरफ तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आप एक तरफ कहते हैं 1 नेशन एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़।
आप वन नेशन एंड वन सिटीजनशिप क्यों नहीं कहते हैं? आप वन नेशन वन आप सिटीजन क्यों नहीं कहते? अगर हिंदुस्तान के हैं तो सभी हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी होने के नाते आप जो भी नाम जिसका हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो केवल हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। और एज एन इंडियन ही हैज़ एवरी राइट टू बेसिकली कैरी आउट हिज ओन बिजनेस, कैरी आउट हिज ओन प्रोफेशन, कैरी आउट हिज ओन जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसके लिए हमें चाहिए कि मुशावरत को भी हम मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग इसकी लड़ाई जो है, जो डेमोक्रेसी के लिए है, सेकुलरिज्म के लिए है, और माइनॉरिटीज़ राइट के लिए ख़ास तौर से हम देखते हैं, ये पूरे यहाँ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। द डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म आर एट द बेस्ट व्हेन द माइनॉरिटीज़ आर हैप्पी इन दैट कंट्री। अगर माइनॉरिटीज़ दुखी हैं तो वहाँ का सेकुलरिज्म, वहाँ का डेमोक्रेसी इज़ एब्सोल्युटली डाउटफुल। तो हम लोग कोशिश किए रहेगी, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है इतनी बारिश में भी आप लोग आए और सिंसियरली इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी अहम बात जो मैं भूल गया आपसे शेयर करना, वो NCERT में मुस्लिम हिस्ट्री को इरेज करने का मसला है। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि अगर आप मुग़लों को निकाल देंगे तो 200-250 पौने 300 साल या 300 साल जो उन्होंने इस मुल्क में कंट्रीब्यूट किया है, उससे आप क्या नाबलद रखना चाहते हैं बच्चों को? और सब हिंदुत्ववादी इस पर बहुत खुश हैं। लेकिन अब जो दिलचस्प बात हुई है वो इससे ज़रा हटके, इन्होंने हाल ही में अभी 15 दिन पहले फैसला किया कि रियासत मैसूर और के साथ जो बरतानिया काबिज बरतानिया का जो जंगें हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए हैं, उसको भी अदफ करेंगे। तो आई वॉज बेम्यूज्ड, जिन लोगों का जंग आज़ादी में कोई किरदार नहीं है, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने वालों की तारीख़ को, टीपू सुल्तान की तारीख़ को, हैदर अली की तारीख़ को अगर मिटाना चाहते हैं तो उनका जो टोडी सरकार हुआ करती थी, बरतानिया की सरकार हुआ करती थी, उसके तई कितना प्रेम है वो उजागर हो रहा है। क्या कोई हुब्बुल वतन शहरी ये बर्दाश्त करेगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वालों की जो हिस्ट्री है उसको हिस्ट्री किताबों से निकाल दिया जाए, और आने वाली जनरेशन जो है और इस मुल्क के मासूम बच्चे जो हैं वो न जान पाएँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? उसकी दूसरी वजह एक और भी है, और उसकी दूसरी वजह यह है कि जो हिंदू राजे थे, कहीं तारीख़ में ऐसा इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा, रानी झांसी के अलावा और 2-1 लोगों औरों के अलावा कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये जो अब कहते हैं चोला डायनेस्टी और फला डायनेस्टी, अब काफ़ी उसका जिक्र कर रहे हैं। चोला डायनेस्टी के बारे में ज़रा यहाँ बताइए ना, नॉर्थ इंडिया में कि किस तरीके से आके नॉर्थ इंडिया में चोला डायनेस्टी के लोगों ने, साउथ की कई डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पे हिंदू राजाओं को ख़त्म किया था। वो आप पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आप ये भी नहीं पढ़ाना चाहते कि जो काबिज फोर्सेस थी इस मुल्क के ऊपर बरतानिया की, उनके खिलाफ जिन्होंने जंगें लड़ी हैं उनमें कौन लोग थे। चूँकि उनमें हैदर अली और टीपू सुल्तान मुसलमान थे, इसलिए आप पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जब उनको मालूम होगा बच्चों को कि मुस्लिम रियासतों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत ही नहीं बल्कि जंगें की थी, तो एक साफ़ सुथरी इमेज उनके जहन में बनेगी। तो NCERT से मुशावरत ये मुतालबा करती है
कि टीपू सुल्तान, एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली के ताल्लुक़ से जो NCERT किताबों में चैप्टर था उसको दोबारा बहाल किया जाए, चूँकि ये हमारी तारीख़ का की एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम रक्षा जो है वो बाब है, वो है, ताकि मालूम हो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में लड़ने वालों और जाने कुर्बान करने वालों, एक राजा बताइए आप अपने यहाँ का जिसको आप अपना वो मानते हैं, जिसने जिसको अंग्रेज़ों ने मारा हो, अंग्रेज़ों के हाथों जंग के अंदर जो है कत्ल हुआ हो। एक बताइए आप जिसको आप जो आपका आइकॉन है, बताइए आप एक आदमी को। कोई आइकॉन नहीं है आपका जो ऐसा हो। आपका आइकॉन जो है वो मुसलमानों की नफ़रत के बुनियाद पे खड़े हुए आइकॉन है आपके। इसलिए NCERT से मुशावरत मुतालबा करती है कि फौरी तौर के ऊपर टीपू सुल्तान और हैदर अली और एंग्लो मैसूर वॉर के ताल्लुक़ से जो उसने अपने हाथ से किताबों से बाब निकाला है, चैप्टर निकाला है, उसको बहाल किया जाए। देखिए, अगर हक़ की आवाज़ के लिए कोई भी जमात आवाज़ उठाती है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए और खैर मकदम होना चाहिए। NCP की अगर किसी क़यादत के ज़िम्मेदार ने रिवीजन की बात की है तो मुशावरत उसका खैर मकदम करती है। रिवीजन तो होता नहीं है, अपील होती है। अपील होती है, बेसिकली तो अपील होती है, रिवीजन नहीं होती। अपील होती है। दूसरी बात ये, कांग्रेस का कोई एक लीडर अगर किसी लीडर ने कही है तो कांग्रेस को का जो मौक़िफ़ है उसको समझाना चाहिए उस लीडर को कि कांग्रेस का मौक़िफ़ क्या है। कांग्रेस का दूसरों का ऑफिशियल मौक़िफ़ ही नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं आया कांग्रेस का। अगर नहीं आया तो आना चाहिए, तो अब लेटर लिखे कांग्रेस को आना चाहिए। नहीं, हम मुशावरत के सदर स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल। मुसलमान जो है, क्योंकि डेमोक्रेसी में डायलॉग की ज़रूरत होती है। आप सरकार के साथ डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं और जो लोग अपोजिशन में हैं वो जिन फैसलों पे आप सवाल सहमत जता रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आप उस पर खामोश रहते हैं। आप दोबारा सवाल बताइए क्या है। सवाल यही है कि डेमोक्रेसी में सरकार से डायलॉग की ज़रूरत होती है। सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उस पर आप लोग वहाँ नहीं जाके बात करते हैं और जिन फैसलों से आप सहमत हैं विपक्ष उस पर असहमति का इजहार कर रहा है। उसका कोई सरकार का अपना एक ये पूरी पॉलिसी है कि जो मुसलमानों के मफादात की बात करेगा उससे हम डायलॉग नहीं करेंगे। अगर इस मुल्क को चलाने के लिए उनको उनके ख्वाबों की ताबीर में रंग भरने के लिए अगर मुसलमानों की जमातों से उनको कोई सरोकार होता तो 11.5 साल में वो बात कर चुके होते। उनको मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मुशावरत ने टाइम मांगा JPC में तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। वो नहीं, गवर्नमेंट नहीं देती है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सारों को तो दिया है JPC में ना जी। वो सेलेक्टिव वो करते हैं। 25 मुस्लिम तंजीमों की वो मुलाकात हुई है वो JPC के सेलेक्टिव चेयरमैन। काम करते हैं। उसमें से 75% जो प्रो सरकार हैं, वो सेलेक्टिव वो करते हैं। जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा सभी हाँ। जरा साहब एक चीज़ मैं जरा साहब कि इस दरमियान जो प्रेस रिलीज दी गई, प्रेस नोट दिया गया, इसके दरमियान बीच में हमें एक पेज दिया गया है। तो इस पेज में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुशावरत के दोनों दलों का इंतजाम एक तारीखी वाक़या। सबसे पहले तो इसको आपने इस दरमियान कैसे कैलकुलेट किया, इसका क्या मकसद है, एक चीज़। दूसरा सवाल ये है कि 16 तारीख को जो रजिस्टर्ड मुशावरत है उसका ऑल इंडिया कन्वेंशन है, तो इससे इसका क्या रिलेशन है और ये आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? इसी में अगर नवीद साहब इसी में मेरा सवाल ऐड कर दे रहा हूँ मैं। मुशावरत की बातें होती हैं, आम मुसलमान आप लोगों को बहुत निगाह से देखता रहता है कि उनकी तरफ से कोई रहनुमाई होगी। तो जब आपस में ही मुशावरत नहीं हो पा रहा है, जैसे इत्तेफाक से दोनों आदमी आप लोग पाए दिल्ली गए हैं, चांदी चौक की दुकानें हैं, अग्रवाल ड्रेसेस, न्यू अग्रवाल ड्रेसेस असली, इस तरह की दुकानें हैं वहाँ। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत। एक दूसरा बन गया ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत रजिस्टर्ड। आम मुसलमान ये कैसे तय करे कि ये वाला असली है? लोगों को पता है, जो लोग बहुत समझदार हैं उनको पता है कौन क्या है, लेकिन आम मुसलमान जो आपकी तरफ से बहुत उम्मीदें लगाए रहता है कि आप उनकी रहनुमाई करेंगे आप लोग,
तो कैसे तय करे ये असली है कि वो असली है, किनकी बात सुनी जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब इनके अंदर मेल जोल नहीं, आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या हमारी रहनुमाई करेंगे? देखिए, आपका सवाल जो है अहम भी है और उसको अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाए तो दोनों पहलू उसके हैं। ये जो सर्कुलेशन किया गया, पहले मैं उनका जवाब दे दूँ। ये बात हमारे जहन में बिल्कुल थी कि जब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यौम तासीस के मौके पर हो रही है और इस 16 तारीख में कुछ गुमराहकुन लोग जो हैं उन्होंने मुशावरत के नाम को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये सवाल उठ सकता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो मुशावरत की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर एक सोविनियर छपा था। उस सोविनियर के सफ़ा 42 और 43 पर यह छपा हुआ है। मुशावरत रजिस्ट्रेशन का कज़िया ये है, मुशावरत पर दावा करने वाला ये कोई पहला गिरोह नहीं है, गुमराह। इससे पहले संजीदा लोगों ने मुशावरत से अलग होकर अपना एक धड़ा बनाया था। आज के लोगों में मैं सरकार से बिल्कुल मैं कहता हूँ और बहुत वसूख के साथ कहता हूँ कि फंडिंग कहाँ इस गिरोह से हो रही है। सबको मालूम है किस ममालिक से ताल्लुकात हैं और कहाँ से पैसा आता है, सबको मालूम है ये बात की। बहुत वसूख के साथ मैं कह रहा हूँ। तो मौलाना सालिम साहब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उस मुख्तदर ग्रुप और इस गिरोह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये डाकाज़नी है जो ये गिरोह कर रहा है। मौलाना सालिम साहब ने इस मुशावरत को जो उन्होंने ग्रुप बनाया था उसका रजिस्ट्रेशन किया था, और जब रजिस्ट्रेशन 2003 में किया था और 13 में जब इंज़माम हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन मुशावरत को दे दिया था। ये तो सदर मोहतरम बताएंगे अभी कि क्या कार्रवाई इस पर वो करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए आप हजरात जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, कि जिस मुख्तदर ग्रुप ने मुशावरत में इंज़माम किया था और उसका रजिस्ट्रेशन उसके हवाले किया था, उस वक्त के सदर के हवाले किया था, क्या ये मुनासिब है कि उस पर डाकाज़नी गिरा ली जाए? ये डाकाज़नी नहीं और क्या है? और जिन हजरत ने ये सब काम किया है उनको मुशावरत के असासों की चोरी के इल्ज़ाम में मुशावरत की तरफ से नोटिस देकर कि असासों को वापस करो, मुशावरत के मजलिस आमला और मजलिस आम जनरल बॉडी की फैसलों के हिसाब से उनको नोटिस देके मुशावरत का बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये झगड़ा मुशावरत पे कब्जा करने का है, मुशावरत के एहसासों पर कब्जा करने का है। मुकदमेबाजी उस पर मेरे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है। मुझे एक मुकदमे नहीं 10 मुकदमे जा, मैं बीमारी की हालत में जब मेरा हार्ट 22% 23% काम कर रहा है, लेकिन अदालत में जाके खड़ा होता हूँ, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग बगैर मालूमात हासिल किए गुमराहों को सपोर्ट करते हैं, बगैर मालूमात हासिल किए। कोई जाके उनसे पूछे कि इंज़माम के वक्त रजिस्ट्रेशन किसके हाथ में था, किसको दिया गया था? आपको दिया गया था? आप सदर थे या नहीं थे, या आपको ज़ाती तौर पे दिया गया था? जब मुशावरत के सदर को रजिस्ट्रेशन के कागजात दे दिए गए थे तो वो ज़ाती तौर पे दिए गए थे, मुशावरत के सदर को दिए गए थे। तो जो भी मुशावरत का सदर बनेगा, जो भी मुशावरत का जो कंटिन्यूटी होगी उसकी प्रॉपर्टी होगी ना वो। ये ऐसे ही है कि मुशावरत के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के मौके के ऊपर दस्तावेजात मैं मंगाऊँ,
मुशावरत ताल्लुक से एहसासों को जमा करूं और उसके बाद उसको अपनी ज़ाती मलकियत बना लूं? ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि मुशावरत का ट्रस्ट बनाने का रेजोल्यूशन पास हो और मुशावरत के ज़िम्मेदारान एक ड्राफ्ट बना के दें मुशावरत के सदर को और उसमें तरमीम करके पब्लिक ट्रस्ट की बजाय उसको प्राइवेट ट्रस्ट बना ले। ये ऐसी राकाज़नी है जो इस वक्त की जा रही है। कानूनी पहलू क्या होंगे उस पर अगर आप सवाल करना चाहें तो हमारे क्या नाम है फ़िरोज़ अहमद साहब से जो सदर हैं, मौजूदा सदर मुशावरत है, उनसे आप कर सकते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा इस पर वो मैं थोड़ा कानूनी कार्रवाई क्या है? मैं एक जी आई जस्ट आफ्टर दिस आई टेक अप योर मिनट। देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इस्लामी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, तो उनको शायद ये पता नहीं कि इस्लाम में अमाल का बहुत इम्पोर्टेंस है। जिस आदमी का अमाल ठीक नहीं हो, किरदार ठीक नहीं हो, और वो फिर भी अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता हो, तो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का बात है, ये दो राय नहीं है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड बॉडी के मुशावरत के ऑफिस में है, पहली बात। दूसरी बात कि रजिस्ट्रार के यहाँ भी, आज के डेट में रजिस्ट्रार के यहाँ भी जो लिस्ट है वो प्रेजेंट हम लोगों के मुशावरत की लिस्ट अप्रूव्ड है, वो मेरे पास कॉपी है ओरिजिनल जो हमारी रिसीविंग की है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कहिएगा कि हम रजिस्टर्ड हैं, अगर उसके बाद भी आप कहिएगा कि साहब जो है हमारा ये हिस्ट्री है, आप एक तरफ तो मैंने देखा वो कोई 16 तारीख को उन्होंने कोई निकाला है, उसमें लिखा है कि मुशावरत का जो है हिस्ट्री, अरे अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो आपकी हिस्ट्री 2013 से है, 3 से है, तो 3 से लेकर के अब तक की हिस्ट्री क्या है आपकी, जो मुशावरत की हिस्ट्री आप बताने चले। तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा है, ये लोगों को गुमराह करने का। और देखिए, ये लोग जो कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं और मुस्लिम जो है तंजीमों की और एकता की बात कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं दिस इज़ ओनली ए सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश गोल फॉर सेल्फ। एक आदमी, कोई ज़रूरी है कि ताजिंदगी, अरे भाई ताजिंदगी तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, ताजिंदगी तो हिंदुस्तान का कोई आदमी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। आप ताजिंदगी मतलब हम जब तक रहेंगे तो हम फर्जीवाड़ा भी करना पड़े तो करते रहेंगे, लेकिन हम सदर ही कहलाएंगे मुशावरत के, चाहे इलेक्शन करते रहो आप। अगर ऐसी बात है तो उस आदमी को मैं समझता हूँ कि जितने लोग पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं उनको समझना चाहिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए और ऐसे लोगों को उनको जो है एक्सपोज करना चाहिए कि ये लोग क्या हैं। और दूसरा, मुझे देखिए, हालांकि इट्स बेसिकली ए वेरी, मैं बहुत रिलेक्टेंट होकर करके मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस चीज़ को भी। ये टोटल कास्ट बायसनेस है, दिस इज टोटली अ कास्ट बायसनेस। व्हाट ही इज डूइंग एंड दोज हु आर विद हिम आर ओनली बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं तब मालूम हुआ, मैं आपको मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब वो मीटिंग करने जा रहे थे, मैं अदीब साहब से मिला जाकर करके, और अदीब साहब को कहा कि साहब, अदीब साहब आप इतने समझदार आदमी हैं, आपको मैं इसलिए मिलने आया हूँ, प्रेस क्लब में ख़ास तौर से मिलने गया, जब उनको ऑफिस में नहीं, प्रेस क्लब में गया मैं। आप समझदार आदमी हैं, आप मुस्लिम मसाइल पे सोचते हैं, गंभीरता से सोचते हैं, मैं आपकी बातों से इम्प्रेस हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। ये देखिए जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, आप इसमें सपोर्ट या आपका ताउन नहीं होना चाहिए। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? फ़िरोज़ साहब, आपका तो इलेक्शन जो है ना वो कास्ट लिस्ट पे हुआ है। क्या सैयद साहबुद्दीन का भी इसी लिस्ट से हुआ था, तो वो भी कास्ट लिस्ट पे हुआ था। इनका जो हुआ था, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो भी कास्ट लिस्ट था। अरे वही लिस्ट था, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। सारे के सारे लिस्ट में 2-4 होंगे, अब नए आ गए होंगे। तो आप में इतना कास्ट सिस्टम भरा हुआ है कि अदीब जैसा आदमी, जो लोग कहते हैं कि साहब ये मुसलमानों का भला करेंगे, मुस्लिम ओबीसी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। 85% पॉपुलेशन मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं आपको क्या, आप मुसलमानों की बात करेंगे? ऐसे लोगों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। मैं एक दिन आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ
कि जिस दिन मैं आज चूँकि मुशावरत का प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं चाहता कि क्या नाम है हम लिटिगेशंस में मुशावरत का पैसा खर्च हो, मुशावरत का क्या नाम है सारी चीज़ें हों। मैं खुद भी नहीं चाहता हूं कि एज ए प्रेसिडेंट मैं कोई पर्सनली कोई इसका इशू बनाऊं, लेकिन जिस दिन मैं मुशावरत का सदर नहीं रहूँगा, मैं एक वाइट पेपर लाऊंगा जिसमें सब लोगों को एक्सपोज करूंगा जो मुसलमानों के आज अपने आप को हितैषी बोलते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फ्रॉड पीपल। और दूसरी चीज़, अगर ये बाज नहीं आए, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ जब बॉडी रजिस्टर्ड हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, रजिस्ट्रार के हमारे लिस्ट अप्रूव्ड है, उसके बाद भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो मैं सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस इनके खिलाफ करूँगा और वह एक्शन लूँगा मैं। और वो जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी डैमेजेस सूट फाइल करूँगा। इसलिए ये चीज़ नहीं है। फिरोज साहब, आप कास्ट बायसनेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी पे भी यही आरोप लग रहा है कि मुसलमानों में कास्टिज्म फैला रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो मंच पे चारों लोग बैठे हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी है चारों ही ओबीसी क्लास से आते हैं जी, तो यहाँ पे बाकी लोगों की रिप्रेजेंटेशन ही जीरो है। नहीं, आप जो कह रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। नहीं, आप कमेटी की बात कीजिए, आप कमेटी की बात कीजिए। अगर आप अदीब साहब की तरफ से बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनके एक्सपोज पर्सन है कोई बात नहीं है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, बारिश की वजह से हमारे, आप ऑफिस बेयरर्स का लिस्ट देखिए ना, और टोटल लिस्ट देखिए ऑफिस बेयरर्स का, और इलेक्शन का एग्जीक्यूटिव बॉडी का लिस्ट देखिए, एक मिनट वो देखिए आप। ओबीसी के सिर्फ 3 लोग हैं एग्जीक्यूटिव का। नहीं स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट अभी अहमद साहब यहाँ के अहमद मुसलमानों को यहाँ अपर कास्ट ओबीसी अशराफ और जाल में बांटना, अगर मुशावरत जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इस एजेंडा पर बातचीत करेगी तो इसका मतलब बीजेपी आरएसएस के एजेंडा को मुसलमान करना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी जो जिन्होंने कहा, अभी सुनिए, अभी मैं आपके कार्ड से आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने कहा कि शुरू में कि मैं रिलेक्टेंट हूँ, लेकिन जब अदीब साहब का ये लैंग्वेज है, जब आपको जफरुल इस्लाम साहब का ये लैंग्वेज है, तो ऐसी बात में हमें तो एक्सपोज, ऐसे लोगों को तो एक्सपोज करेंगे। और दूसरी बात है, नहीं अदीब साहब कुरान शरीफ में या बुखारी शरीफ में? जी, अदीब साहब कुरान शरीफ में या बुखारी शरीफ में? उनकी बात अथॉरिटी हो गई। अरे भाई, आप उसके पीछे आप अभी उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, आप तो हैं। सुनिए, एक बात बहुत अहम है जो हमारे शम्स तबलीग कासमी साहब ने कही। कभी आपने मेरे आपसे बहुत पुराने मरासिल हैं, कभी आपने मेरे मुंह से इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी होगी, लेकिन जब तकलीफ़ होती है आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये बात वहाँ से आई है, ये बात यहाँ शुरू नहीं हुई, ये बात यहाँ शुरू नहीं हुई, लेकिन ये कि किसी चीज़ पे, जरा एक मिनट बैठ जाइए, मैं आपकी बात से जवाब दूँगा। जब कोई भी सूरत हाल बनती है, कोई भी बड़ा हादसा होता है, कोई भी मुस्बत एक राह निकलती है, तो उसके पीछे क्या वामिल हैं उस पर गुफ्तगू होती है। अगर आप तारीख़ का मुताला करने वाले लोग हैं, सब लोग हैं, तो आपने स्कूल और कॉलेजों की तालीम में हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है तो कॉजेज़ ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर, कॉजेज़ ऑफ राइज ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये सब कॉजेज़ की बात होती है। और कॉजेज़ में अवामिल सब शामिल होते हैं, सब पर गुफ्तगू होती है कि यहाँ कमज़ोरी थी, वहाँ कमज़ोरी थी, फ़लाँ ने साथ दे दिया, फ़लाँ ने साथ दे दिया, फ़लाँ उससे मिल गया, फ़लाँ ने बगावत करी, यूँ हुआ, ऐसा हुआ, सब होता है ना। आप जो ये बात कह रहे हैं, जो दर्द आपके दिल में है, मैं उस दर्द का, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मैं आप आज पहली बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बताने की बात नहीं थी, क्योंकि ये गुफ्तगू उधर से शुरू हुई है, ये इधर शुरू नहीं हुई है। इसमें हमारे एजेंडे में भी शामिल नहीं था, ये प्रेस रिलीज में भी शामिल नहीं था, दावतनामे में भी शामिल नहीं था। सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं आपकी शुरू हुई, सुनिए ना, सुनिए पूरी बात। आप एजेंडे पे बात करने आए तो कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ एक तारीखी डॉक्यूमेंट पेश किया है यहाँ पे, ये तारीखी डॉक्यूमेंट है। ये क्या मुशावरत अपने तारीखी डॉक्यूमेंट को पेश करने का हक नहीं रखती? सवाल नहीं हो सकता। अब सवाल हुआ है तो अब आपने सवाल किया है तो उसको उसका जवाब भी होगा, मिलेगा उसका जवाब। ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ये जो ज़फ़रुल इस्लाम ने छापा था उसका हिस्सा है।
इंजमाम का इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है तो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। इसको अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं और आप जर्नलिज्म करते हैं किसी खास मकसद से, तो आप इसको आप इसकी नॉलेज में नहीं ना, आपको बुरा लगेगा नॉलेज में आए। मसला ये यहाँ पे आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं सदर बना तो मेरे बन रहा था, इलेक्शन हो रहा था, तो मेरे ख़िलाफ़ ये कैंपेन किया गया कि क्या मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों की तंजीम के ऊपर एक लुहार बैठेगा। ये आज कह रहा हूँ मैं ये बात याद, और नाम कह सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ मैं आपको किन लोगों ने किया था ये। और जब मैं सदर बन गया था तो सदर बनने के बाद एक डेलीगेशन इसी गिरोह के सरबराह ने मौलाना सालिम कासमी साहब ने मुझे बताया, जब मैं मौलाना सालिम साहब कासमी साहब के पास पहुंचा, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी उस गुफ्तगू में शामिल थे और उनके मौलाना आसिम साहब शामिल थे। मौलाना आसिम ने कहा मौलाना सालिम साहब ने कि जब नवेद साहब सदर बन गए तो वहाँ से एक डेलीगेशन आया और ये कहा कि अब मुशावरत पर हमारा सब ख़त्म हो गया है कंट्रोल, इसको रिवाइव कर लीजिए रजिस्टर्ड मुशावरत को। तो मौलाना सालिम साहब जैसे मुक़्तदर आदमी वो खेल समझ गए। ये 2016 की बात, 16 की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं, जमहूरी अंदाज में सदर बने हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये हरकत हो, मैंने इंतज़ाम कर दिया है, आप ये चाहें कि मैं दोबारा सदर बन जाऊँ, मैं नहीं हूँ। मौलाना सालिम साहब ने तो मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया था ना, लेकिन मौलाना सालिम साहब मिल्लत के आदमी थे। मौलाना सालिम साहब ने ये बात कही थी। मैं समझता हूँ कि इस ताल्लुक़ से अब गुफ्तगू ख़त्म होनी चाहिए। कोई अगर इस पर, इस और चीज़ों पर, मैं समझता था कि आप इन बातों पर ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे बजाय इसके कि ये खामखा। सर मेरे 3 हैं क्वेश्चंस हैं और आपकी इस प्रेस रिलीज से हैं। मेरा पहला ये है कि आपने बोला है कि देयर इज अ रैम्पेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम अक्रॉस द कंट्री इन द नेम ऑफ बंगालीज एंड ऑल। तो उसमें ये है कि क्या कोई लीगल ऑप्शन मुस्लिम मजलिस मुशावरत अडॉप्ट करेगी ये जो न्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ने मुस्लिम्स वगैरह के पर्टिकुलर उन लोकेलिटीज़ में जाके तो उनके आईडीज़ वगैरह चेक करने किए। दूसरा मेरा ये है क्वेश्चन के पैलेस्टाइन वाले इशू पे आपका बोलना यह है कि ये अदूरदर्शी निर्णय है ये, तो क्या आपको लगता है कि जो भारत सरकार की विदेश नीति है वो जो हमारी एक परंपरागत विदेश नीति रही है भारत की, तो वो फ़लस्तीन के मामले पे किसी भटकाव की है या उस पर भारत सरकार के लिए आपका मंतव्य क्या है, क्या आप बोलना चाहते हैं? और तीसरा और आखिरी ये है कि आज इस संस्था का ऑल इंडिया मुस्लिम से मुशावरत का स्थापना की वजह से कोई मेजर अचीवमेंट्स अब तक का कोई उपलब्धि जो आप बताना चाहिए, क्योंकि इसमें मिसिंग है। तो ये मेरे 3 हैं, इस पर बताना। मैं बोलूँ हाँ बोलिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटेडली आस्किंग अबाउट द इश्यूज रेज्ड इन द प्रेस रिलीज। अंग्रेज़ी में चूँकि आपने उसका कोट किया तो इसलिए मैंने उसको अंग्रेज़ी में जवाब देने की कोशिश की। अगर चाहें तो अंग्रेज़ी में दे सकता हूँ, चाहें तो हिंदी उर्दू किसी भी ओके। चूँकि साहब ज़्यादातर लोग यहाँ उर्दू बोलने वाले हैं तो इसलिए मैं उर्दू की बात करूँगा। अशरफ ख़त्म हो रही, बैठ जाइए। देखिए, मुशावरत ने अपनी एक लीगल टीम बनाई है, जैसे हमारे फिरोज़ अहमद साहब ने कहा। उस लीगल टीम के सरबराह कन्वीनर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एजाज मकबूल साहब हैं। वक्तन फ़वक्तन जो भी इश्यूज़ आते हैं उस पर मुशावरत की लीगल टीम बैठकर गुफ्तगू करती है। हमसे सबसे बड़ी कोताही ये हो रही है कि जो काम हम करते हैं, ये बात मैंने अपने ज़माने में भी करी, अपने मुझसे भी कोताही हुई कि 1966 के बाद पहली बार जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मुशावरत की मीटिंगों में शिरकत करने लगे। मैंने उसका कोई पब्लिसिटी नहीं करी। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, मुशावरत के दरवाज़े बंद थे अहले सुन्नत वल जमात के लिए, हमने उसके दरवाज़े खोले। मौलाना अहमद रज़ा के घराने के मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब वो मुशावरत में तशरीफ़ लाने लगे, उसके रुकन बने। हमने उसकी पब्लिसिटी नहीं करी, चूँकि मुशावरत हमसे जो चूक हुई है
हम पब्लिसिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। मेरा अपना मिजाज एक है, अपना मिजाज है मेरा। मुशावरत की लीगल टीम बहुत सारे काम कर रही है, जिसको कबल अज़ वक्त बताना जो है वो शायद ठीक नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जैसे हमने बताया कि 2 पॉजिटिव हमने काम किए थे लीगल टीम ने, JPC को लिखा था और सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप शायद इस बात से वाकिफ़ होंगे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सब नावाकिफ़ हैं, कि मुशावरत की 60 साल की हिस्ट्री में सिर्फ मुशावरत का मैंडेट क्या है। मुशावरत का मैंडेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें आप, आपके पास इसमें भी शायद इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी शायद कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मुशावरत का मैंडेट है कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी सरकार बनाती है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुशावरत जाएगी। मुशावरत जाएगी। तो क्या इस जवाब दे रहा हूँ मैं सर, आप तसल्ली हो जाएगी आपको। गिव मी 30 सेकेंड्स। जी, ये जो मौजूदा गुमराह गिरोह के जो सदर हैं वो मुशावरत के कई टर्म तक सदर रहे, जो ऑफिशियल मुशावरत है। मुसलमान बच्चों के ऊपर मुकदमे हुए, उनको IM इंडियन मुजाहिदीन का एजेंट बता के उनको पकड़ा गया। कभी किसी कोर्ट में गए? पहली बार मैं सदर बनने के बाद मुशावरत को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया CAA के ताल्लुक़ से, और दूसरी बार हमारे फिरोज अहमद साहब मुशावरत को सरकार के ख़िलाफ़ कोर्ट गए वक्फ कानून के ताल्लुक़ से। जब हमने वो काम पूरा कर दिया तो प्रेस रिलीज करी, क्या तैयारी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, हमने कभी उस पर जो है वो नहीं किया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ख़त व किताबत से भी हल हो जाती हैं। तो मुशावरत की लीगल टीम उस पर गौर कर रही है कि कहाँ क्या किया जाए, क्योंकि ये पूरे मुल्क का मसला है। महाराष्ट्र में जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में, आज अब तो कश्मीर में भी होने लगा है। कश्मीर में भी रोहिंग्या बता के लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि वो हिंदुस्तानी है। दिल्ली में ये हो रहा है। दिल्ली में तो इसको क्या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इस पर मुशावरत की लीगल टीम जो है वो इस पर इंटरनल जो है इस पर, जैसे कहा ना, सर्वे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका था कि मुशावरत ने क्या अचीवमेंट किया। 2 काम तो मैंने बता दिए। 2003 के बाद जो दावा कर रहे हैं कि मुशावरत की तारीख हम बताएंगे, तो उनकी तारीख तो 2003 से शुरू होती है रजिस्टर मुशावरत की। तो क्या बताएंगे वो? ये बताएंगे कि मुशावरत को तकसीम करने के बाद रजिस्ट्रेशन बना था। ये बताएंगे कि मुशावरत को रजिस्ट्रेशन पे कब्जा करने के बाद जो है हम जो है वो ये कन्वेंशन कर रहे हैं। ये बताएंगे। ये कुन जहन की बात है। मुशावरत के रेजोल्यूशन से जब मैंने कहा रेजोल्यूशन है, पर्सनल बोर्ड इस बात को मानता है कि पर्सनल बोर्ड का क़याम हुआ था। मुशावरत के रेजोल्यूशन से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का क़याम हुआ था। मुशावरत के रेजोल्यूशन से बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जिसको सैफुल इस्लाम ने अपने मार्च 2015 के एक उसमें कहा, मिलिट्री गजट में कहा कि बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को बर्बाद कर। उसका मतलब ये था पूरा, मेरे पास है वो इशू है मेरे पास कि क्या क्या। आखिरी बात मैं कहता हूँ, हमारे कांगा अशरफ बस्ती साहब, हाँ फ़लस्तीन पे विदेश नीति, हाँ सब विदेश नीति के ताल्लुक से मुशावरत हमेशा ये कहती रही है, आज से नहीं कह रही, ये डिवीजन शुरू हुआ है नरसिम्हा राव के ज़माने से, और उसको इस्तेकाम और तक़वियत जो दी है और भौंडा उसका जो मुज़ाहरा किया है वो किया है 2014 के बाद से। हमेशा मुशावरत कहती रही है। अभी हम लोगों ने सेमिनार भी किया था उसी पे। हाँ वही बता रहा है, हमेशा मुशावरत कहती रही है कि एक तो होता है नेशनल इंटरेस्ट में, आप अगर हथियार खरीदना चाहते हैं, हालांकि हथियार वो जो हथियार आप वहाँ इसराइल से ले रहे हैं वो हथियार पूरी दुनिया में कई ममालिक बता रहे हैं, लेकिन जो कि आपकी पूरी पॉलिसी जो है इसराइल के ताल्लुक से वो हेट्रेड टूवर्ड्स मुस्लिम की बुनियाद पर है।
आपकी पॉलिसी हेट्रेड टुवर्ड्स अरब इंटरेस्ट के बुनियाद पर है। आपकी पॉलिसी, जो कि वो अरब मुसलमान है, आपकी पॉलिसी हेट्रेड टुवर्ड्स फिलिस्तीन बीइंग मुस्लिम्स के ताल्लुक से है। इसलिए कितनी बेइज्जती हो रही है, ट्रंप कितनी बेइज्जती कर रहा है। ये फिलिस्तीन का ही मसला नहीं है, श्रीलंका आपके खिलाफ खड़ा है, नेपाल आपके खिलाफ खड़ा है, भूटान एक रह गया है छोटा सा मुल्क जिसकी विदेश नीति आप तय करते हैं, वो भी असर करता रहता है। बांग्लादेश को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। नवेद साहब, आप ट्रंप के साथ इस वक्त या मोदी के साथ? हम मुल्क के साथ हैं, दोनों मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं नहीं इसको अच्छा एक मिनट हेलो एक मिनट खाली थोड़ा सा एक मिनट खाली आप थोड़ा सा आपको ही एड्रेस, क्योंकि मैं एक क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। इन्होंने बहुत ब्रीफ में कहा कि एक साहब जो चाहते हैं कि ताज ज़िंदगी हम प्रेसिडेंट इसका कहलाते रहें, उन्होंने अपने बाद का भी इलाज कर दिया है, मैंने अपने बच्चों का भी इलाज कर दिया है कि हम मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ही इसके मालिक होंगे। तो वो जो है इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने खाली प्राइवेट बोल के कह दिया, वो ट्रस्ट जो है जिसका ट्रस्ट डीड में साफ होना चाहिए कि मुस्लिम मजलिस से मुशावरत इसका बेनिफिशरीज होगा। उन्होंने बेनिफिशरीज में तो मुस्लिम मुशावरत के किसी ऑफिस बेरर का नाम नहीं लिया, ना उसमें मेंशन किया। उसने कहा आफ्टर माई डेथ माई लीगल एयर्स विल बी दी ट्रस्टी।